हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9 का पार्ट 2। अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट विजिट नहीं किया है तो इस कार्ड पे क्लिक करके पहले पार्ट फर्स्ट विजिट कीजिए। पार्ट सेकंड में अपन स्टार्ट करते हैं मोड ऑफ एंजाइम एक्शन से, मतलब एंजाइम वर्क कैसे करते हैं। तो देखो, एंजाइम के वर्क करने के जो मेथड है उसको अपन दो स्टेप में स्टडी करेंगे। पहले उसके होने का तरीका कि एंजाइम जो होता है वो सबस्ट्रेट्स के साथ जुड़कर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा और फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। पहला स्टेप में अपन ये समझेंगे और दूसरे स्टेप में अपन ये देखेंगे कि ये प्रोसीजर होने से फायदा क्या है। वो जो सबस्ट्रेट है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट में क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहा, एंजाइम का उसमें क्या रोल है। ठीक है, तो पहला स्टेप में अपन देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, मतलब एंजाइम और सबस्ट्रेट का एक कॉम्प्लेक्स बनता है, वो कैसे बनता है, उसके क्या फायदे क्या है। तो देखो, जितने भी एंजाइम जो होते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, सबस्ट्रेट के साथ जुड़ते हैं। सबस्ट्रेट किसे कहते हैं, सबस्ट्रेट उस सब्सटेंस को कहते हैं जिसके ऊपर एंजाइम काम करेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एंजाइम जो होते हैं वो सबस्ट्रेट के साथ जुड़कर एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ESC। और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये अनस्टेबल होता है और ब्रेक हो जाता है किसके अंदर, एंजाइम एंड प्रोडक्ट के अंदर। तो देखो, एंजाइम और सबस्ट्रेट जुड़कर क्या बनाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और फिर ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स किसमें ब्रेक हो जाएगा, प्रोडक्ट और एंजाइम में। अब ये E और S जुड़कर ESC जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं वो कैसे बनाते हैं, उसके लिए भी दो थ्योरी। पहली थ्योरी है लॉकेन की थ्योरी, जबकि दूसरी थ्योरी कौन सी है, इंड्यूस फिट थ्योरी। लॉकेन की थ्योरी जो है वो ये कहती है कि जो एंजाइम जो होता है उसके ऊपर जो एक्टिव साइट होती है, एक्टिव साइट क्या होती है, जहां पर सबस्ट्रेट जाके जुड़ता है, वो एकदम रिजिड होती है। रिजिड बोले तो उसका शेप चेंज नहीं होता और उसका शेप कुछ इस तरीके का होता है कि वो सबस्ट्रेट के शेप का जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री हो, मतलब उल्टा हो। ये ठीक वैसे है जैसे हर लॉक के ऊपर ऐसे शेप बने होते हैं कि जो की होती है वो उसके अंदर एंटर करे, वो भी एक पर्टिकुलर की, ऐसे नहीं कोई भी की। इसी वजह से इस थ्योरी को क्या बोला गया, की एंड लॉक कंसेप्ट। इसको अपन इससे समझते हैं, जैसे ये एंजाइम है, इसके ऊपर जो शेप है, ये जो शेप है ये एक्टिव साइट के और ये इस सबस्ट्रेट के शेप के जस्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब उल्टा है, ताकि ये वाला ही सबस्ट्रेट इसके अंदर क्या हो सके, फिट हो सके और कोई नहीं। और फिर ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर ये ब्रेक हो जाएगा एंजाइम और प्रोडक्ट्स में। ये थ्योरी दी थी किसने, इमिल फिशर ने। ये ज्यादा वो वैलिड या मान्य थ्योरी है, मतलब एक्सेप्टेड ज्यादा थ्योरी है। कुछ कुछ बुक्स में सिर्फ इसी को ही पढ़ाया जाता है। दूसरी जो थ्योरी थी वो थी इंड्यूस फिट थ्योरी, ये कॉसलैंड ने दी थी और इनका कहना एकदम उल्टा था। ये कहते हैं कि जो एंजाइम की एक्टिव साइड होती है वो ना तो रिजिड होती है और ना ही उसका शेप जो है वो सबस्ट्रेट के क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। जब सबस्ट्रेट एंजाइम के पास में आता है तो एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो वैसा शेप ले लेती है जैसा सबस्ट्रेट का होता है, मतलब उसके आने के बाद में इंड्यूस होकर वो ऐसा शेप बनाती है ताकि फिट हो सके। इसलिए इसको क्या कहते हैं, इंड्यूस फिट थ्योरी। इसको समझते हैं, जैसे ये एंजाइम है और इसका जो ये शेप है, ये जो एक्टिव साइट है, इसका शेप अभी देख रहे हैं कि इसके शेप के जैसा नहीं है, लेकिन जैसे ही ये इसके पास में आएगा इसका शेप भी वैसा का वैसा बन गया, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया उसका, और दोनों फिट हो गए और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। तो ये थ्योरी थी कॉसलैंड की। तो पहली थ्योरी है की एंड लॉक थ्योरी और दूसरी थ्योरी क्या है, कॉसलैंड थ्योरी। की एंड लॉक थ्योरी के हिसाब से जो एक्टिव साइड होते हैं वो रिजिड होते हैं, कॉसलैंड की थ्योरी के हिसाब से नहीं होते। की एंड लॉक थ्योरी के हिसाब से जो एक्टिव साइड होती है उसका शेप जो होता है वो सबस्ट्रेट के शेप के जस्ट एंटी होता है, जबकि इसके हिसाब से नहीं होता। की एंड लॉक थ्योरी किसने दी थी, इमिल फिशर ने दी थी। इंड्यूस फिट थ्योरी किसने दी थी, कॉसलैंड ने। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा वो होगा कि लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने से फायदा क्या। जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो इसमें एंजाइम क्या कर रहा है, इसने तो एक स्टेप बढ़ा दिया, तो इसका फायदा भी तो होना चाहिए, वो अपन सेकंड स्टेप में करते हैं। पहले ये आप सब अच्छे से नोट कर लीजिए। सेकंड स्टेप लेते हैं, लोअरिंग इन एक्टिवेशन एनर्जी। पहले ये देखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है, उसको समझने के लिए ग्राफ देखते हैं। देखो,
यहां से लेकर यहां तक, ये जो रेड कलर वाला ग्राफ है अभी इसी पे फोकस करो, यहां से लेकर यहां तक का जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो पूरा कहलाता है थ्रेशोल्ड रिक्वायरमेंट। ये इतनी एनर्जी है जो एक रिएक्शन होने के लिए चाहिए। लेकिन सबस्ट्रेट के पास खुद के पास पहले से कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, तो इतनी एनर्जी तो इनके पास है। ये एडिशनल एनर्जी जो सबस्ट्रेट को चाहिए किसके लिए, रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए, उसे क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। इसके बारे में आप केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जो सबस्ट्रेट को चाहिए किसके लिए, रिएक्शन होने के लिए। तो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इनिशिएशन प्रोसेस इज नॉन एज एक्टिवेशन एनर्जी। अब अगर सपोज करो ये रेड वाले पाथ से सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट होता, प्रोडक्ट में, तो पहले सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट होता, ट्रांजिशन स्टेट में, और फिर ये ट्रांजिशन स्टेट किस में कन्वर्ट होती, प्रोडक्ट में। ट्रांजिशन मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होने के समय जो बीच का इंटरमीडिएट स्टेट होती है उसको कहते हैं। अगर अपन एंजाइम ले तो एंजाइम क्या करता है, इस सबस्ट्रेट को ट्रांजिशन में नहीं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करता है, और उस पाथ के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम है। रिक्वायरमेंट एनर्जी की क्या हो गई, कम, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट। तो बेसिकली एंजाइम क्या करता है, एक अल्टरनेट पाथ अवेलेबल करवाता है रिएक्शन होने के लिए, और उस पाथ की जो रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, कम। इन शॉर्ट एंजाइम जो होता है एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, इंक्रीज। तो ये अपना यहां तक अपन किस में नोट करेंगे, एंजाइम के मोड ऑफ एक्शन में। ठीक है, पहले अपन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, उसकी दो थ्योरी, और फिर ये सब। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन। एंजाइम एक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से, तो सबसे पहला है टेम्परेचर। तो देखो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि ऑप्टिमम टेम्परेचर के बारे में, कि एंजाइम जो होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज पे काम करता है, जनरली 20 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग भी हो सकती है। तो सपोज करते हैं कि ये रेंज है, तो इस रेंज में एंजाइम सबसे ज्यादा काम करेंगे। अगर इस रेंज के अंदर अपन टेम्परेचर को बढ़ाएं तो एंजाइम एक्शन या एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और वो भी कैसे, हर 10 डिग्री इंक्रीमेंट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन 2 to 3 टाइम्स बढ़ जाएगी। ये वाला पॉइंट भी आप केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स में अच्छे से पढ़ेंगे। तो क्योंकि ये क्या है, एंजाइम एक तरह का कैटालिस्ट, तो ये कैटालिस्ट की प्रॉपर्टी होती है कि टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, 2 to 3 टाइम्स हो जाती है। लेकिन क्योंकि ये एंजाइम है तो एक सर्टेन टेम्परेचर तक ही ऐसा होगा। इस टेम्परेचर के ऊपर चले गए तो एंजाइम प्रोटीन होता है, और हाई टेम्परेचर पे प्रोटीन जो होता है वो डीनेचर्ड, बोले तो खराब हो जाता है, तो एंजाइम भी खराब होना शुरू करेगा, और उस वजह से एंजाइम की एक्टिविटी घटेगी और पूरी की पूरी रुक भी सकती। तो वापस रिवाइज करते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे एक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, उस रेंज के अंदर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्टिविटी बढ़ेगी, उस रेंज के ऊपर बढ़ा देंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी घट जाएगी और जीरो भी हो सकती है। नेक्स्ट है पीएच। सेम क्राइटेरिया पीएच का भी है, हर एंजाइम को अलग पीएच चाहिए, कुछ को एसिडिक, कुछ को बेसिक, तो जो भी उसको पीएच रिक्वायरमेंट हो वो ऑप्टिमम पीएच अवेलेबल करवाएंगे तो एक्टिविटी मैक्सिमम होगी, और उसके कम या ज्यादा दोनों ही तरफ एक्टिविटी क्या होगी, घटेगी। तो ये पीएच और टेम्परेचर और एक्टिविटी को इस ग्राफ से समझ सकते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम पीएच पे तो क्या होता है, मैक्सिमम एक्टिविटी होती है, उससे कम या उससे ज्यादा दोनों ही तरफ क्या होती है, एक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज। नेक्स्ट है एंजाइम कंसंट्रेशन। देखो एंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट को अपनी सरफेस पे बाइंड करता है और फिर उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। सपोज करो ऐसा करने वाला एक एंजाइम है और वो ये कर रहा है, मान लो एक और एंजाइम आ जाए तो वो एक टाइम पे 2 एंजाइम हो गए तो दो सबस्ट्रेट को ऐड करके कन्वर्ट करते जाएंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इंक्रीज। लेकिन एक सर्टेन टाइम तक ही ऐसा होगा। सपोज करो अपन एंजाइम बहुत सारे ले ले, लेकिन सबस्ट्रेट के जैसे 5 मॉलिक्यूल एंजाइम के और 5 ही सबस्ट्रेट के, तब तक तो ठीक है। अब अपन ने छठा मॉलिक्यूल भी ले लिया एंजाइम का, तो अब सबस्ट्रेट तो है ही नहीं, उस छठे का कोई यूज ही नहीं है। इसका मतलब एंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट तक, क्योंकि उसके बाद सबस्ट्रेट कैसे हो जाएंगे, लिमिट। तो एंजाइम की कंसंट्रेशन और एक्टिविटी के बीच में ग्राफ कुछ ऐसा होता है, जैसे जैसे एंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि इतने सबस्ट्रेट ही नहीं होते।
तो ना उसके बाद घटेगी नहीं, लेकिन एक कांस्टेंट फॉर्म में चलेगी। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड एंड प्रोडक्ट। देखो ये भी एकदम सिंपल सा है, किसी भी रिएक्शन की कंसंट्रेशन, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन घटती है, जो यहाँ पे भी लगेगा। लेकिन एंजाइम के केस में क्या होगा, जब अपन रेट ऑफ वो प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट का अपन कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो कभी कभी कुछ सर्टेन केस में ऐसा भी हो सकता है कि पहले तो एक्टिविटी डिक्रीज हो और फिर रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन स्टार्ट हो जाए और एक्टिविटी बढ़ जाए, क्योंकि कुछ रिएक्शन कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है, तो रिवर्स डायरेक्शन में चलने लग जाएगी और एंजाइम दोनों ही तरफ क्या करता है, कैटालिस्ट का काम करता है। तो जनरली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है और प्रोडक्ट की बढ़ाने पर क्या होती है, घटती। लास्ट है इनिबिटर। इनिबिटर अपन सब जानते हैं, इनिबिटर क्या होता है, जैसे ही इनिबिटर लेता है तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है, घटती है। क्यों घटती है, क्योंकि इनिबिटर क्या करता है, एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है उनको ब्लॉक कर देता है, जिससे एक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज। तो ये आप सब अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर फॉर एंजाइम। एंजाइम का जो नोमेनक्लेचर है वो डॉक्लॉक्स ने दिया था। उन्होंने कहा कि ASE सफिक्स यूज करेंगे। सफिक्स क्या होते हैं, जो वर्ड के पीछे की तरफ ऐड किए जाते हैं, तो उन्होंने ASE सफिक्स दिया था। अब ये जो सफिक्स है वो किस चीज के पीछे लगाएंगे, उसके दो क्राइटेरिया है, या तो सबस्ट्रेट के पीछे ASE वर्ड लगा सकते हैं या फिर टाइप ऑफ रिएक्शन के पीछे ASE लगा सकते हैं। जैसे सबस्ट्रेट क्या है, जिन पे एंजाइम काम कर रहा है, तो जैसे सुक्रोज पे काम करने वाला एंजाइम सुक्रेज, माल्टोज पे काम करने वाला माल्टेज और लिपिड पे काम करने वाला लाइपेज। ठीक वैसे वैसे टाइप ऑफ रिएक्शन, मतलब किस तरह की रिएक्शन है उसके बेसिस पे दिया गया। तो अगर हाइड्रोलाइसिस हो रहा है तो हाइड्रोलेज, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेज, रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्टेज। उसके बाद इंटरनेशनल बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि ऐसे नाम नहीं देंगे, नाम देने के लिए क्या करेंगे, सबस्ट्रेट यूज करेंगे और साथ ही टाइप ऑफ रिएक्शन भी यूज करेंगे। और वो जो टाइप ऑफ रिएक्शन है वो एंजाइम के क्लासिफिकेशन से ली जाएगी। एंजाइम के क्लासिफिकेशन में जो 6 नाम है वो नाम पीछे जोड़ा जाएगा और आगे क्या जोड़ा जाएगा, सबस्ट्रेट का नाम, और उस तरीके से पूरा नाम दिया जाएगा जिसको क्या बोला गया, स्टैंडर्ड नेम। जैसे कि आपको एक दो समझाते हैं। हेक्सोकाइनेज जो था उसको उन्होंने चेंज करके क्या बोला, डी हेक्सोज 6 फॉस्फोट्रांसफरेज, जिसमें हेक्सोज तो क्या है, सबस्ट्रेट, और 6 फॉस्फोट्रांसफरेज क्या है, टाइप ऑफ रिएक्शन, जिसमें से ट्रांसफरेज एंजाइम के क्लासिफिकेशन से लिया गया, ट्रांसफरेज से। ठीक है, तो इस तरीके से यूरिक एज को बोला गया यूरिएट, ऑक्सीडो, रिडक्टेज। लेकिन ये थोड़े कम चलन में है क्योंकि ये नाम थोड़े कॉम्प्लिकेट और बड़े होते हैं। तो आज भी अपन वो ट्रेडिशनल नाम ही क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। ये भी यूज होते हैं, ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम दिया था IUB ने, और उन्होंने 6 क्लासेस दी और हर क्लास का जो नंबर है उसे बोला गया EC कोड, बोले तो एंजाइम कोड। और IUB की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो आप दोनों की फुल फॉर्म नोट करना, IUB की क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, याद रख के नोट करना, और इसी का मतलब एंजाइम कोड। जैसे ये फर्स्ट नंबर पे ऑक्सीडो रिडक्टेज, तो इसका एंजाइम कोड क्या है 1, लाइगेज लास्ट नंबर पे है तो इसका एंजाइम कोड क्या है 6। इसका मतलब ये जो नंबरिंग दे रखी है आपको इसी सीक्वेंस में आपको क्या करना है, याद करना है। इस सीक्वेंस को आगे पीछे नहीं करना है। तो जो सबसे पहला नाम है वो है ऑक्सीडो रिडक्टेज। अब जो ऑक्सीडो रिडक्टेज होते हैं वो इस तरह की रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं जो कि आइदर ऑक्सीडेशन की थी या आइदर किसकी थी, रिडक्शन की। और ये जो रिएक्शन होते हैं, इस रिएक्शन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है। इसका मतलब हाइड्रोजन के रिमूव या ऐड होने से ऑक्सीडेशन होता है, अपन सब जानते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऐड होने और रिमूव होने से भी ऑक्सीडेशन होता है, अपन सब जानते हैं। तो ये बेसिकली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टाइप की रिएक्शनों को क्या करते हैं, जो एंजाइम जो है वो इस कैटेगरी में रखे गए। इसमें कौन कौन से आते हैं, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज, ये कुछ एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो सेकंड नंबर था वो था ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज क्या होता है, कैटालाइज रिएक्शन विच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन। मतलब ये भी लगभग यही काम करते हैं, एक ग्रुप को, एक छोटे से ग्रुप को किसी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन वो ग्रुप हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन से तो फिर क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और वो अपन अलग से एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो इसमें ग्रुप कौन सा होना चाहिए,
हाइड्रोजन के अलावा कोई भी ग्रुप ट्रांसफर होता है तो उसे क्या कहेंगे, ट्रांसफरेज। इसके ये एग्जांपल है। तीसरा है हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज में क्या होता है, ये उन सारी रिएक्शनों के एंजाइम को इसमें इन्वॉल्व किया गया जो रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है जिसमें या तो वाटर को ऐड करके मॉलिक्यूल को तोड़ा जाए या वाटर को रिमूव करके मॉलिक्यूल को जोड़ा जाए। उन सारी रिएक्शनों को इस हाइड्रोलेज वाले एंजाइम की कैटेगरी में रखा गया। इसमें भी आपको दो तरीके की याद रखना है। ये जो यहाँ पर जो नाम दे रखे हैं ये सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसमें वाटर ऐड किया जाएगा और बॉन्ड को क्या किया जाएगा, ब्रेक किया जाएगा। जबकि ये वाले जो फ्यूमरेज और इनोलेज जो एंजाइम दे रखे हैं इसमें वाटर रिमूव किया जाएगा और मॉलिक्यूल को क्या किया जाएगा, कंबाइन किया जाएगा। नेक्स्ट है लाइएज। लाइएज एंजाइम क्या करता है, बॉन्ड को ब्रेक करता है, लेकिन वो बॉन्ड ब्रेक होने के लिए वाटर मॉलिक्यूल नहीं निकलना चाहिए। मतलब हाइड्रोलेज के अलावा जो भी तरीके हैं बॉन्ड ब्रेक करने के वो सारे एंजाइम इस कैटेगरी में आएंगे। एल्डोलेज इसका एक एग्जाम्पल है सॉरी। नेक्स्ट है आइसोमरेज। आइसोमरेज कौन से एंजाइम होते हैं जो आइसोमराइजेशन रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। आप सब जानते हैं आइसोमर क्या होते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म जिनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तो क्या होने चाहिए, सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने चाहिए, उनका स्ट्रक्चर ओरिएंटेशन अलग होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल को अपन क्या कहते हैं, आइसोमर। तो जैसे ग्लूकोज फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाए तो इस रिएक्शन को जो भी एंजाइम कंट्रोल करेगा वो क्या कहलाएगा, आइसोमरेज कैटेगरी का एंजाइम होगा। तो ये कैटालाइज करते हैं आइसोमराइजेशन रिएक्शन वाले एंजाइम को। नेक्स्ट है लाइगेज। लाइगेज को मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, कंपाउंड को या दो से ज्यादा जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको एक दूसरे के साथ ऐड करने, कंबाइन करने के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर ग्लू। ये कुछ एग्जाम्पल है। इसी के साथ अपना ये चैप्टर खत्म होता है। तो इस चैप्टर के दो पार्ट है, आप दोनों पार्ट बार बार अच्छे से देखकर इसको अच्छे से समझिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो आप खूब सारा पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और थैंक यू फॉर वॉचिंग।